गुड मॉर्निंग फ्रेंड, दिस इज रोहित सर फ्रॉम केपी एकेडमी ऑफ डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग क्लासेस। आज हम लोग हमारे नए टॉपिक के रिगार्डिंग बात करेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर के स्ट्रेन एनर्जी के रिगार्डिंग। स्ट्रेन एनर्जी क्या होती है, इसके पहले हम लोग ने जो बात की है वो थी सिंपल स्ट्रेन के बारे में, राइट। सब हम लोग ने सिर्फ बात की है स्ट्रेन के रिगार्डिंग कि स्ट्रेन क्या होता है। स्ट्रेन दूसरा कुछ चीज़ नहीं, हम लोग ने बताया था कि चेंज इन डायमेंशन टू ओरिजिनल डायमेंशन, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग स्ट्रेन कहते हैं। और इसमें हमने लीनियर स्ट्रेन बताया था मैंने, चेंज इन लेंथ ऑफ ओरिजिनल लेंथ, और लैटरल स्ट्रेन चेंज इन डायमीटर टू द ओरिजिनल डायमीटर इन केस ऑफ डायमीटर के मामले में, और सर्कुलर चीज़ों के मामले में, या रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन के लिए चेंज इन थिकनेस अपॉन ओरिजिनल थिकनेस, या फिर चेंज इन डेप्थ अपॉन ओरिजिनल डेप्थ। इसको हम लोग ब्रेथ भी बोल सकते हैं, चेंज इन विड्थ अपॉन ओरिजिनल, ऐसे बोल सकते हैं। तो ये हम क्या बोलते थे, इसको हम लोग क्या बोलते थे, स्ट्रेन बोलते थे। लेकिन मैंने आपको उसके साथ साथ ये भी एक चीज समझाई थी कि किसी भी शाफ्ट के ऊपर अगर आप उसके ऊपर एक्सियल लोड लगा, ठीक है, एक्सियल लोड ये एक्सिस होता है जिसको इसी सेक्शन से दिखाया जाता है। एक्सियल लोड लगाओगे और इस एक्सियल लोड की वैल्यू अगर लिमिटिंग वैल्यू से, मतलब ये रॉड जितना वैल्यू सहन करेगा उससे ज़्यादा बढ़ गई, ठीक है, तो ये क्या होता है, ये डिफॉर्म होता है। डिफॉर्म होना मतलब क्या, उसके डायमेंशंस चेंज होना, मतलब ही क्या होना, स्ट्रेन होना, मतलब ही क्या होना, स्ट्रेन होना। अभी जब इसके डायमेंशंस चेंज होते हैं बिकॉज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स की वजह से, बिकॉज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ दिस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से इसके डायमेंशंस चेंज होते हैं। जब चेंज होते हैं तब उसके अंदर कुछ एनर्जी स्टोर होती है। इसके मैं एग्जांपल्स भी दूंगा। उस एनर्जी को क्या बोलते हैं, स्ट्रेन होता है, और स्ट्रेन की वजह से उसके अंदर कुछ एनर्जी स्टोर होती है। उसी एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रेन एनर्जी। इसके लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पिक्चर में आता है। इसका यूज भी है प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में, जैसे कि शॉक एब्जॉर्बर होता है हमारे सस्पेंशन सिस्टम में, कार्स में। देन हमारे पास टू व्हीलर होती है, बाइक्स होती है, जहाँ पर हमारे पास कॉइल स्प्रिंग होती है एज अ सस्पेंशन सिस्टम जो कंप्रेस्ड होती है। दूसरा, अगर आपने डिफरेंट टॉयज देखे रहेंगे जहाँ पर हम लोग कुछ की घुमाते हैं तो वो स्प्रिंग कंप्रेस होती है, तो उसके अंदर क्या हो जाती है, एनर्जी स्टोर हो जाती है। और जैसे हम लोग उस स्प्रिंग की को छोड़ देते हैं, वो एनर्जी धीरे धीरे रिलीज होना चालू होती है और जो भी हमारा टॉय है वो आगे बढ़ना चालू होता है। मतलब जब कोई चीज़ डिफॉर्म होती है, स्प्रिंग डिफॉर्म होती है, तो वो कंप्रेस्ड होती है। तो उसके अंदर उसके डायमेंशन स्प्रिंग का इतना था, बट उसको कंप्रेस करने के बाद इतना हो गया, मीन्स वी स्टोर समथिंग इन दैट। चेंज इन डायमेंशन मीन्स स्ट्रेन, और स्टोर्ड इन दैट, इसकी वजह से क्या हो रहा है, स्ट्रेन एनर्जी हमको मिल रही है। मतलब वो कुछ एब्जॉर्ब करती है देन रिलीज करती है, ठीक है। तो इसी को क्या कहते हैं हम लोग, स्ट्रेन एनर्जी। जैसे कि मैंने, हमारी बाइक होती है, बाइक अगर पॉटहोल से गुजरी, ठीक है, तो वो पॉटहोल से गुजरने के टाइम पे कॉइल स्प्रिंग क्या करते हैं, हमको कंफर्ट देने का काम करते हैं, ताकि एकदम से हम लोग इम्पैक्ट ना हो जाए उस पॉटहोल के अंदर। छोटा रहे चाहे बड़ा रहे, बड़ा मतलब एकदम भी बड़ा नहीं, छोटा रहे, जैसे बाइक के हिसाब से जो हम लोग कंसिडर करते हैं। जब बाइक वो पॉटहोल से गुजरती है तो कॉइल स्प्रिंग क्या होती है, कंप्रेस्ड होती है, राइट है। वो भी एक क्या होती है, डिफॉर्मेशन होता है, मतलब चेंज इन डायमेंशन होता है, मतलब ही स्ट्रेन होता है। तो जब वो डिफॉर्म होता है तो पॉटहोल्स, अगर कॉइल स्प्रिंग नहीं है तो पॉटहोल में जब हमारे टायर्स जाएंगे का बाइक के, तब हमको जो इम्पैक्ट होगा उस इम्पैक्ट को एब्जॉर्ब कर लेती है, और जो एब्जॉर्ब करती है वही क्या होती है, स्ट्रेन एनर्जी होती है, और फिर उसको रिलीज कर देती है। इट कम बैक्स टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। बट ये किसके लिए एप्लीकेबल है, जैसे कि मैंने बताया कि स्प्रिंग कंप्रेस्ड हुई और देन अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज में आ जाती है। मतलब ये स्ट्रेन एनर्जी काम किस लिमिट में करती है, ये स्ट्रेन एनर्जी काम करती है विद इन इलास्टिक लिमिट, विद इन इलास्टिक लिमिट, इसके लिमिट के रीजन में ही काम करती है। इसका ये हम लोग ने समझने की बात है कि इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी क्या है, या फिर मैंने प्रॉपर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ डक्टाइल मटेरियल का ग्राफ मैंने आपको पढ़ाया है चैप्टर 1 में। वहां पर मैंने इलास्टिक रीजन बताया था, तो वही इलास्टिक रीजन, इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक रीजन बोथ सेम है। उस रीजन तक ही हुक्स लॉ ओबे करता है, जो कहता है कि जितना आप स्ट्रेस लगाओगे उतना ही स्ट्रेन होगा, ठीक है। मतलब लोड लगाया
एक रबर लिया, रबर के ऊपर लोड लगाया और रबर को छोड़ दिया, तो रबर स्ट्रेच हो गया, बट अगर आपने उसके एक्सटर्नल लोड छोड़ दिया तो वो अपने कम बैक ओरिजिनल पोजीशन पे आता है, राइट, इट विल कम बैक टू इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप। अब वो कहाँ पर फॉलो करता है, बस इलास्टिक रीजन। जो बाइक पोर्टल से गुजरी वो स्प्रिंग भी क्या होगी, कंप्रेस्ड होगी, लेकिन पोर्टल से निकलने के बाद वो वैसी रहेगी क्या, नहीं, वो अपने ओरिजिनल साइज एंड शेप में आ जाएगी। उस रीजन को क्या बोलते हैं, इलास्टिक रीजन बोलते हैं। तो स्ट्रेन एनर्जी काम करती है ज्यादा से ज्यादा सब और सभी सबसे ज्यादा इलास्टिक रीजन में ही काम करती है, ठीक है। तो ये मैंने स्ट्रेन एनर्जी के रिगार्डिंग इंट्रोडक्शन बताया कि ये क्यों हमारे टॉपिक में इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, इसका डेफिनेशन, द एनर्जी विच इज स्टोर्ड इन अ बॉडी विद इन इलास्टिक लिमिट। अभी मैंने आपको बताया कि एनर्जी स्टोर्ड होती है बॉडी के अंदर, बट ये अगर आपने नहीं लिखा तो उस स्टेटमेंट का कोई यूज नहीं होता है। एनर्जी स्टोर्ड बॉडी में होती है, इलास्टिक लिमिट को छोड़ के भी वो बॉडी में स्टोर्ड होती है एनर्जी, कोई भी एनर्जी। जैसे कि इंसान अगर ऊपर से नीचे गिर जाए तो उसके अंदर भी एनर्जी स्टोर्ड होती है, बट वो इलास्टिक रीजन में आता है क्या, सर टूट जाता है, पाँव टूट जाता है, वो इलास्टिक रीजन के अंदर नहीं आता है, ठीक है। तो इलास्टिक लिमिट ये शब्द का वहां पर है, दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दैट स्टेटमेंट, ओके। एंड द सेकंड केस इज व्हाट, इन केस ऑफ हुक्स लॉ आल्सो देयर इज ये जो है विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। इलास्टिक लिमिट को अगर आप हटा दोगे और सिंपल इतना बोलोगे, अगर आपको वाइवा में पूछ दिया कि स्ट्रेस व्हाट इज हुक्स लॉ, अगर आपने बोल दिया कि बस स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, इट इज नो यूज, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो एग्जामिनर समझ लेगा ही इज लैक ऑफ नॉलेज, दैट पर्सन इज लैक ऑफ नॉलेज। तो ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो द एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी विद इन इलास्टिक लिमिट, जैसे मैंने आपको बताया ऊपर, इज कॉल्ड एज स्ट्रेन एनर्जी, और उसको दूसरा नाम है रेजिलेंस। उसको दूसरा नाम क्या है, रेजिलेंस, कभी भी याद रखना। एंड इट इज जनरेटेड बाय यू, एंड इट इज जनरेटेड बाय व्हाट, एंड इट इज जनरेटेड बाय यू। ये स्ट्रेन एनर्जी के रिगार्डिंग हम लोग ने बात। सेकंड, मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी व्हिच कैन स्टोर्ड इन अ बॉडी, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ स्ट्रेन एनर्जी, मतलब ज्यादा से ज्यादा, मतलब अपने पास स्प्रिंग है, उसको ज्यादा से ज्यादा आप कितना कंप्रेस कर सकते हो, दैट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी विद इन इलास्टिक लिमिट, बट विद इन इलास्टिक लिमिट इज कॉल्ड एज प्रूफ रेजिलेंस। अभी इलास्टिक लिमिट के अंदर नहीं रहेगा तो आप उसको कंप्रेस करते जाओगे, कंप्रेस करते जाओगे, स्प्रिंग क्या हो जाएगी, बकल्ड हो जाएगी, टूट जाएगी, उस पर फ्रैक्चर आ जाएगा। तो इलास्टिक लिमिट नहीं रहा तो वो प्लास्टिक लिमिट हो गया। प्लास्टिक लिमिट मतलब क्या, एक बार उसने डायमेंशन चेंज कर दी तो चेंज हो गई, वो फिर से अपने ओरिजिनल बैक पोजीशन पे नहीं आ सकता, ठीक है। तो ये हो गया मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी। और यहाँ पर आपको एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस में यहाँ पर क्वेश्चंस, यहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। अभी यहाँ से क्वेश्चन क्या आ सकता है, ये किससे डिनोट किया जाता है, यू मैक्स से डिनोट किया, इसका यूनिट है न्यूटन मीटर, ठीक है। टेक्निकली आप ध्यान दो, यहाँ पर इसका यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर। स्ट्रेन एनर्जी जनरेटेड बाय यू, स्ट्रेन एनर्जी जनरेटेड बाय यू, मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी यू मैक्स, और उसको क्या कहते हैं, मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी को प्रूफ रेजिलेंस कहते हैं, ठीक है। एंड इट इज अ मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। अभी यहां पर बोला एनर्जी, अगर आपने ध्यान दिया रहेगा कि एनर्जी इज नॉट प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम, देयर आर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल एनर्जी, ये सारे फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है। क्या फॉर्म्स ऑफ एनर्जी प्रॉपर्टी हो सकती है, हो सकती है कुछ कुछ, जैसे कि ये इट इज अ मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। एंड मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी का स्टोर का फॉर्मूला है सिग्मा स्क्वायर। अभी सिग्मा क्या है, सिग्मा स्टैंड्स फॉर स्ट्रेस, ई क्या है, कैपिटल ई, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, एंड वॉल्यूम इज वी, वॉल्यूम वी का फॉर्मूला होता है एरिया इनटू लेंथ। तो आपको यहां पर तक समझ में आ गया रहेगा गाइस। इसके बाद में जो टॉपिक है वो है मॉड्यूलस ऑफ रेजिलेंस। ये मॉड्यूलस ऑफ रेजिलेंस क्या होता है, मॉड्यूलस ऑफ रेजिलेंस होता है कि U max upon volume, मतलब मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड, दैट इज द U max डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, उसको क्या कहते हैं हम लोग, मॉड्यूलस ऑफ। ये सब के सब थ्योरी एंड एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस है। सो U max, यहाँ पर U max का फॉर्मूला जो ये है, मैंने यहाँ पे लिख दिया, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम किया, दिस वॉल्यूम कट, बचा क्या, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 गाइस, बचा क्या, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2। ये तीन जो स्टेटमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, स्ट्रेन एनर्जी के स्टार्टिंग, कुछ भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, ठीक है।
सो अभी नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग क्या पढ़ेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड्स, ठीक है। लेट मी टेक, सो इसको मैं रफ कर देता हूँ। यहाँ पर आपको नेक्स्ट टॉपिक है कि स्ट्रेन एनर्जी में कौन से टाइप्स ऑफ लोड के लिए हमको बात करनी है, ठीक है। 3 टाइप के लोड आते हैं स्ट्रेन एनर्जी में। एक होता है ग्रेजुअली अप्लाइड लोड, दूसरा होता है सडनली अप्लाइड लोड, और तीसरा होता है इम्पैक्ट लोड। अभी ग्रेजुअली अप्लाइड लोड क्या होता है, सडनली अप्लाइड लोड और इम्पैक्ट लोड क्या होता है। जैसे कि हम लोग कोई भी चीज, एक मान लीजिए कि मेरे पास, समझ लीजिए कुछ ऐसा एक बकेट है, ठीक है, जिसको यहाँ पर जैसे कि पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट पकड़ लो, यहाँ पर ऊपर क्या लगाए हुए है, स्टॉपर है, दिस आर स्टॉपर। ये पिस्टन है हमारे पास, ठीक है, ये दिस इज माय पिस्टन, ये हमारे पास पिस्टन है, ठीक है, और यहाँ पर कुछ गैस है, नीचे से बर्नर लगा के रखा हुआ है। नीचे से क्या लगा के रखा हुआ है, बर्नर। ओके, समझ लीजिए, कंसिडर करिए कि बर्नर लगा के रखा हुआ है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ गाइस, अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि मेरे पास यहाँ पर मैं इसको अलग तरीके से बना रहा हूँ। मैं यहाँ पर रखता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे रखता हूँ, और ये यहाँ पर गैस है, दिस इज प्रेशराइज्ड गैस। एकदम सिंपल है समझने के लिए, इसमें इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है, बस आप ध्यान दो। ये है स्टॉपर, मैं ऐसा कुछ एकदम अलग एग्जांपल नहीं दे रहा, ठीक है। अभी अगर मुझे इसका डिस्प्लेसमेंट थोड़ा 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 करना पड़ेगा, तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास लोड के स्ट्रिप रहेंगे, मतलब एक सॉलिड लोड है, एक सॉलिड लोड है 50 kg का, और ऐसा ही एक लोड है सॉलिड, बट ये 50 kg को मैंने कर दिया डिवाइड स्ट्रिप में। तो ये एक स्ट्रिप उठाई मैंने और इस पे रख दी, राइट है। तो ये जो चीज है, ये जो मेरा शाफ्ट है, ये जो मेरा पिस्टन है, वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, और उसके ऊपर क्या रहेगी, ये स्ट्रिप, ठीक है। देन और मैंने थोड़ा सा लगा दिया, इसको और घटा दिया, तो ये और नीचे आ जाएगा, और ऐसे प्रोसेस करते करते ये जो मेरा पिस्टन है, ये पूरे स्ट्रिप के साथ, सब स्ट्रिप के साथ यहाँ पर ऐसे चला आएगा, ठीक है। अभी ये जो लोड अप्लाई किया मैंने, ये कैसे अप्लाई किया, ग्रेजुअली अप्लाई किया, ग्रेजुअली अप्लाइड लोड, ठीक है। जो हमने अभी तक जो भी पढ़ा, जब हम लोग ने एक्सियल पुल लगाया किसी भी डायमीटर के ऊपर, तो ये पुल लगाते हैं तो एकदम से हम लोग एकदम बड़ा स्ट्रेस नहीं लगाते, धीरे 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 वो बढ़ते जाता है, ठीक है। तो ये भी ग्रेजुअली अप्लाइड लोड्स के ही एग्जांपल थे, बट ये मैंने एग्जैक्ट बता दिया। अभी जैसे कि आप इसको रिमूव भी करोगे तो पिस्टन धीरे 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 ही ऊपर आ जाएगा। ये हो गया ग्रेजुअली अप्लाइड लोड, और ग्रेजुअली अप्लाइड लोड की वजह से एक स्ट्रेस जनरेट तो जरूर होगा। जहां पर लोड है वहां पर स्ट्रेस है, और अगर यही लोड, यही चीज, सब यही लोड अगर मैंने, यही चीज अगर मैंने यहाँ पर, मेरा पिस्टन था और एक ही टाइम पे मैंने ये 50 kg यहाँ पर जाके दे मारा,
यहाँ पर मैंने 50 kg पटका दिया यहाँ पे डायरेक्ट, ठीक है। तो ये पिस्टन क्या हो जाएगा, ऊपर से सीधा नीचे आ जाएगा। बट इस प्रकार के लोड को क्या बोलते हैं, सडनली अप्लाइड लोड। इस प्रकार के लोड को क्या बोलते हैं, सडनली अप्लाइड लोड। और यहाँ पर क्या आता है फिर, जब सडनली अप्लाइड लोड है तो सडनली अप्लाइड लोड के लिए भी हमारे पास एक स्ट्रेस आएगा, उसका कुछ ना कुछ तो फॉर्मूला, राइट है। एक होता है ग्रेजुअली अप्लाइड लोड, एक होता है सडनली अप्लाइड लोड। आपको ग्रेजुअली और सडनली अप्लाइड लोड समझ में आ गया होगा, ठीक है। और ये इम्पैक्ट लोड है, जैसे कि इम्पैक्ट लोड मतलब क्या, जानबूझ के किसी के ऊपर इम्पैक्ट करना। जैसे कि हम लोग कोई भी चीज ब्रेक करने के लिए या फिर ठोकने के लिए, मतलब हैमर का ब्लो जो होता है एक पर्टिकुलर हाइट से, मतलब हम लोग जानबूझ के मतलब कुछ वर्क करने के लिए एक पर्टिकुलर हाइट से ब्लो करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, इम्पैक्ट लोड जिसको बोलते हैं। तो इस प्रकार के लोड को बोलते हैं इम्पैक्ट लोड। और इम्पैक्ट लोड की वजह से भी वहां पर हमको क्या मिलेगा, स्ट्रेस मिलेगा। तो 3 प्रकार के लोड है, 3 प्रकार के स्ट्रेस है, और तीनों प्रकार के स्ट्रेस के लिए हमारे पास स्ट्रेन एनर्जी है। अगर स्ट्रेस हो रहा है तो डायमेंशन चेंज हो गया और स्ट्रेन भी होगा, तो एनर्जी भी स्टोर्ड होगी। तो जो हमारे जो न्यूमेरिकल्स है वो ये 3 लोड के ऊपर बेसिकली स्टार्टिंग में हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो ग्रेजुअली अप्लाइड लोड के लिए जो स्ट्रेस का फॉर्मूला है वो P/A ही होता है, जैसे पहले होता था। सडनली अप्लाइड लोड के लिए हमारा स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है 2P/A। एंड इम्पैक्ट लोड के लिए मैं मिस्टेक नहीं करना चाहता, बड़ा फॉर्मूला है, ठीक है। इम्पैक्ट लोड के लिए हमारा जो स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है वो कुछ इस तरीके का है, P/A प्लस अंडर रूट ऑफ P/A द होल स्क्वायर प्लस 2 times of P/A into 2 times of P/A into EH/L, small e into H divided by small e into H divided by, ओके। तो ये जो होता है ये मेरा इम्पैक्ट लोड का फॉर्मूला है। अभी इसको मेमोराइज करना इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है। P/A यहाँ पर है, यही P/A अंडर रूट के अंदर भी है, प्लस 2P/A है, ठीक है। बस क्या आ जाता है साथ में, EH/L। इतना कुछ डिफिकल्ट है नहीं, बट बस कोई मिस्टेक ना करना चाहते हो तो आप अच्छे से इसको याद करो। और इन तीनों चीजों के लिए हमारा स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला सेम ही है, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2E इंटू वॉल्यूम। वही स्ट्रेन एनर्जी क्या होती है, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2E, वॉल्यूम में मतलब क्या, एरिया इंटू लेंथ। और इसके पहले मैंने आपको प्रूफ रेजिलेंस क्या होता है, मॉड्यूलस ऑफ रेजिलेंस क्या होता है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन द बॉडी, प्रूफ रेजिलेंस, और इनका यूनिट मैंने बताया न्यूटन मीटर। मतलब ही क्या, एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल। न्यूटन मीटर मतलब क्या होता है, जूल। किसी को ये भी नहीं पता होता तो न्यूटन मीटर पर सेकेंड, ये क्या हो जाता है, वैट, ठीक है। तो न्यूटन मीटर फिलहाल के लिए, न्यूटन मीटर क्या होता है, जूल। न्यूटन इंटू मीटर क्या होता है, जूल। ओके गाइस, तो ये सब लिख के ले लो अवधूत, ये सब तीनों फॉर्मूला लिख के ले लो। एंड इसके बाद में हम लोग, अभी हमारे पास क्या है कि इसका डेरिवेशन मैं आपको बता सकता हूँ, बट कोई भी डेरिवेशन कभी भी एग्जाम में आया नहीं है, ठीक है। वी आर स्टूडेंट्स, मतलब मैं भी हूँ, ठीक है। तो मैं भी स्टूडेंट हूँ और मैं ऐसे ही काम करता हूँ, जो चीज़ जितना ज़रूरी है उतना ही उसको सामने रखता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं रखता, ठीक है। क्योंकि उसका कुछ यूज़ नहीं होता है, कुछ भी उसका यूज़ नहीं होता है। क्योंकि हमको अगर कोई चीज़ फार्मूला बेस पे चाहिए तो हम लोग उसका फार्मूला यूज़ करेंगे, फार्मूला ही ध्यान देंगे, ओके। अगर आपको इसके डेरिवेशंस चाहिए रहेंगे तो मुझे आप एक बता दो, बहुत छोटे छोटे डेरिवेशन है, इतना कुछ डिफिकल्ट पार्ट नहीं है। बस इम्पैक्ट लोड का थोड़ा बहुत बड़ा है, बट वो भी कुछ इतना डिफिकल्ट है नहीं, ठीक है। तो इम्पैक्ट लोड भी इम्पैक्ट लोड का डेरिवेशन हम लोग कर देंगे।
मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि इम्पैक्ट लोड के कुछ न्यूमेरिकल ऐसे है जो समझना बहुत जरूरी है। ओके गाइस, सो अभी हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे स्टार्ट। टाइप नंबर 1 है हमारे पास कि जो है स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन अ यूनिफॉर्म बार। ओके, तो इसमें हम लोग 3 प्रकार के ऐसे 6 न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे जो ये 3 फॉर्मूला के ऊपर बेसिस रहेगी। 3 6 से 8 देखते हैं। तो फर्स्ट जो न्यूमेरिकल है हमारे पास, जो बेसिक न्यूमेरिकल रहेगा, स्टील बार ऑफ 50 by 50 mm in a section, 50 by 50 in a cross section। एक सेकेंड, क्रॉस सेक्शन एरिया 50 into 50 mm। ओके, by 50 mm into क्रॉस सेक्शन, और जिसका लेंथ दिया है 3 मीटर। लेंथ कितना दिया है? 3 मीटर, मतलब 3000 mm। लेंथ दिया है 3000 mm। It's subjected to an axial pull of 140 kilonewton। Is subjected to an axial pull of P is equal to 140 kilonewton। और मैंने जैसे बताया, always convert किलो न्यूटन टू न्यूटन, इसकी आदत लगा लो। कैलकुलेट स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन द बार। स्ट्रेन एनर्जी जनरेटेड बाय यू जो हमको निकालना है। कैलकुलेट स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन द बार। आल्सो फाइंड एक्सटेंशन ऑफ द बार। एक्सटेंशन निकालना है, एक्सटेंशन ऑफ द बार। एक्सटेंशन मतलब डिफॉर्मेशन, मतलब ही चेंज इन लेंथ। ये ध्यान में रखना। एक्सटेंशन चेंज इन लेंथ, एंड चेंज इन लेंथ इज जनरेटेड बाय डेल्टा एल। टेक मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 200 गीगा पास्कल, मतलब 200 into 10⁻³ न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। 200 into 10⁻³ न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर है, न्यूटन पर मिलीमीटर। अभी ये सारी चीजें आपको यहाँ पर दी है। तो सबसे पहले क्रॉस सेक्शन एरिया 50 by 50 करके क्रॉस सेक्शन एरिया कितना आएगा? 2500 mm²। और इन्होंने लोड कैसे अप्लाई किया है, इन्होंने मेंशन किया, कुछ मेंशन किया क्या कि लोड ग्रेजुअली अप्लाइड हो रहा है, सडनली अप्लाइड हो रहा है, इंपैक्ट लोड हो रहा है। तो जब कुछ मेंशन नहीं है तो लोड कैसे होगा? ग्रेजुअली अप्लाइड लोड रहेगा। तब जब कुछ मेंशन नहीं है तो लोड कैसे अप्लाई होगा? ग्रेजुअली अप्लाइड लोड होगा। तो ग्रेजुअली अप्लाइड लोड के लिए मेरा स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है? P/A। ग्रेजुअली अप्लाइड लोड के लिए स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है? P/A। P कितना है? 140 into 10⁻³ अपॉन एरिया का फॉर्मूला। एरिया हमको मिला है 2500, तो यहां से मुझे क्या मिल जाएगा? स्ट्रेस मिल जाएगा। कैलकुलेट करिए। स्ट्रेस आया 56 न्यूटन पर mm²। देन वॉल्यूम, स्ट्रेस आया 56 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है 200 into 10⁻³ इंटू वॉल्यूम मतलब क्या होता है? एरिया इंटू लेंथ। वॉल्यूम मतलब क्या होता है? एरिया इंटू लेंथ। एरिया कितना आया? 2500 और लेंथ मुझे दी थी 3000 mm। अगर आपने ये मीटर में डाल दी तो आपका आंसर रॉन्ग आएगा। तो U आया आपको 58.8 into 10⁻³ 58.8 into 10⁻³ न्यूटन मीटर, मतलब 58.8 into 10⁻³ जूल। मतलब ये लिख सकते हो आप 58.8 किलो जूल।
सॉरी न्यूटन मिलीमीटर आया ना ये, हाँ न्यूटन मिलीमीटर आया, एरिया नहीं लेंथ ना। हाँ ये मिलीमीटर में है ना सब ये, तो 58.8 न्यूटन मीटर हो जाएगा और 58.8 जूल आएगा। मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 10⁻³ करना पड़ेगा। ठीक है, और एक्सटेंशन मतलब चेंज इन डायमेंशन निकालने को बोला, तो एक्सटेंशन मतलब चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला मैंने आपको बताया PL/AE, जबकि P/A मतलब क्या होता है स्ट्रेस, जो मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा है, तो P/A की जगह पे स्ट्रेस लिखा इंटू L/E, सिग्मा इंटू L/E। सिग्मा मतलब हमारा ये आ गया 56 इंटू लेंथ दिया है 3000 डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है 200 इंटू 10⁻3, 0.84। तो ये आया 0.84। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल लीजिए सॉल्व करने के लिए। माइल्ड स्टील प्लेट ऑफ 400 mm लॉन्ग, माइल्ड स्टील प्लेट ऑफ 400 mm लॉन्ग, लेंथ कितना दिया है 400 mm, 400 mm लॉन्ग, 200 mm वाइड, 200 mm वाइड एंड 50 mm थिक। मतलब ये कैसी है, रेक्टेंगुलर है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या आएगा B इंटू टी, मतलब 200 इंटू 50, राइट। mm थिक इज सब्जेक्टेड टू ग्रेजुअली टेंसाइल लोड, मतलब लोड कैसे अप्लाई हो रहा है, ग्रेजुअली, तो ग्रेजुअली का ही न्यूमेरिकल है, और उसका मैग्नीट्यूड दिया है 1200 किलो न्यूटन, मतलब 1200 इंटू 10⁻³ न्यूटन। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी यही दिया है 200 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर mm²। आपको क्या क्या निकालने को बोला, आपको स्ट्रेन एनर्जी निकालने को बोला है, राइट, आपको प्रूफ रेजिलेंस निकालने को बोला है, मतलब ही स्ट्रेन एनर्जी, मॉड्यूलस ऑफ रेजिलेंस आपको इसमें एक्स्ट्रा निकालना है। इसमें आपको क्या एक्स्ट्रा निकालना है, मॉड्यूलस ऑफ रेजिलेंस आपको इसमें एक्स्ट्रा निकालना है। तो आप कैसे कैसे फॉर्मूलाज अप्लाई करोगे, ग्रेजुअली अप्लाइड लोड के लिए स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या था P/A, तो P दिया है 1200 इंटू 10⁻³ अपॉन एरिया आता है 200 इंटू 50, आपको यहां से क्या मिल जाएगा स्ट्रेस। प्रूफ रेजिलेंस मतलब ही रेजिलेंस, मतलब ही स्ट्रेन एनर्जी, मतलब U, ये इसका फॉर्मूला है σ² अपॉन 2E इंटू वॉल्यूम मतलब एरिया इंटू लेंथ, राइट। 120। इसका आंसर आया 120, ये होता है 120² अपॉन 2 इंटू 200 इंटू 10⁻³ एरिया आता है 1 इंटू 10⁻⁴, 5 दूने 10, 1 इंटू 10⁻⁴, और लेंथ है हमारे पास 400। ठीक है, यहां से आपको क्या मिलेगा, स्ट्रेन एनर्जी मिलेगी, मतलब प्रूफ रेजिलेंस मिलेगा। ठीक है, जो आता है न्यूटन
144 into 10 raised to 3. 144 into 10 raised to 3 न्यूटन मिलीमीटर, मतलब 144 न्यूटन मीटर, मतलब 144 जूल। फर्स्ट, सेकेंड मिल गया, सेकेंड। थर्ड, मॉड्यूलस ऑफ रेजिलेंस, इसका फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया? स्ट्रेन एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। स्ट्रेन एनर्जी क्या निकाली हम लोग ने? ये वाली लेना कभी भी, 144 इंटू 10 रेज टू 3, 144 इंटू 10 रेज टू 3 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, मतलब एरिया इंटू लेंथ। लेंथ दी है 400। आपको यहां से क्या मिल जाएगा? मॉड्यूलस ऑफ रेजिलियंस। मॉड्यूलस ऑफ रेजिलियंस, इसका मैग्नीट्यूड आपको आ जाएगा 0.036. 0.036, करेक्ट, 0.036 न्यूटन पर mm स्क्वायर में आता है मॉड्यूलस ऑफ रेजिलेंस। एंड लास्टली जो फोर्थ निकालने का था, मैं यहाँ पे निकालता हूं। फोर्थ है इलॉन्गेशन। बोला इलॉन्गेशन मतलब चेंज इन लेंथ, जो होता है PL अपॉन AE। मतलब ही सिग्मा LYE। अरे देवा, जीरो पॉइंट टू फोर mm। That's it। ये सारे के सारे दोनों न्यूमेरिकल किसके ऊपर के थे? ग्रेजुअली अप्लाइड लोड के ऊपर के न्यूमेरिकल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ जाते हैं। इसको मैं रफ कर देता हूं सबको। ओके, डिटरमाइन द मैक्सिमम स्ट्रेस। मैक्सिमम स्ट्रेस निकालने को बोला, एंड इलॉन्गेशन। मैक्सिमम स्ट्रेस सिग्मा मैक्स निकालिए, एंड इलॉन्गेशन मतलब चेंज इन लेंथ। ठीक है, चेंज इन लेंथ मतलब ही क्या? इलॉन्गेशन, जो ऊपर ऑलरेडी लिख के रखा है। ऑफ अ बार 2 मीटर लॉन्ग, 2 मीटर लेंथ में है, मतलब 2000 mm, एंड 25 mm इन डायमीटर। तो अभी यहाँ पर क्या दिया है? डायमीटर दिया है 25 mm, मतलब एरिया का फॉर्मूला क्या आएगा? डायमीटर पाई बाय 4 d स्क्वायर। When axial pull of 50 kilonewton, axial pull of 50 kilonewton, 50 kilonewton मतलब 50 into 10 to the power 3 न्यूटन is applied suddenly। अभी लोड कैसे अप्लाइड हो रहा है? सडनली अप्लाइड लोड है गाइस। सडनली अप्लाइड लोड इज अप्लाइड सडनली। टेक मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी यही है। तब की क्या निकालिए? स्ट्रेन एनर्जी भी निकाल सकते हैं आप। तो स्ट्रेन एनर्जी निकालिए, सिग्मा मैक्स निकालिए। चलिए, तो बस फर्क क्या होता है यहाँ पे कि कि स्ट्रेन एनर्जी के लिए यहाँ पे सडनली अप्लाइड लोड के लिए मेरा सिग्मा का फॉर्मूला क्या है? 2p/a। वही क्या होता है? सिग्मा मैक्स। तो सबसे पहले आप एरिया निकाल के रखिए। यहाँ पे एरिया इज नथिंग बट पाई बाय 4 इंटू डी स्क्वायर। पाई बाय 4 25 स्क्वायर कितना आता है ये? 490.87। 490.87 mm स्क्वायर। तो लोड दिया था मुझे 50 इंटू 10 टू द पावर 3, 2 टाइम्स ऑफ
50 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय एरिया दिया है 490.87, तो इसका मुझे सिग्मा मैक्सिमम मिल जाएगा। चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला होता है, अगेन मैं बताता हूं, PL/AE। तो यहां पर आप अलग से पुट करिए, यहां पर आप ऐसे नहीं कर सकते 2PL/AE वगैरह वगैरह, ये कभी भी याद रखिए, ठीक है। और यहां पर इन्होंने क्या बोला, मैक्सिमम इलोंगेशन बोला है। इलोंगेशन बोला मतलब यहां पर देखिए, यहां पर ध्यान दीजिए एक सेकंड, मैक्सिमम स्ट्रेस के अकॉर्डिंग मैक्सिमम इलोंगेशन होगा। जितना स्ट्रेस लगेगा सिग्मा मैक्स, हमारा नॉर्मल फॉर्मूला क्या होता है डेल्टा एल का, यहां पर ध्यान देना सब लोग, PL/AE होता है। तो हम लोग P बाई को क्या करते थे, सिग्मा L/E। अभी मैक्सिमम स्ट्रेस की वजह से क्या होगा, मैक्सिमम इलांगेशन होगा, तो सिग्मा क्या जाएगा, इंस्टेड ऑफ सिंपल सिग्मा यहां पर क्या जाएगा, सिग्मा मैक्स जाएगा। मतलब ये जो आपका आंसर आया इनटू L/E, यहां से आपको क्या मिलेगा, मैक्सिमम इलांगेशन मिलेगा। सिग्मा मैक्स 203.7 203.7 न्यूटन पर mm स्क्वायर। डेल मैक्स, सिग्मा मैक्स की वैल्यू आई 203.7 इंटू लेंथ दिया था 2000 एंड मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी दी थी 200 इंटू 10⁻³ .037 2.037 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर mm स्क्वायर। सॉरी, चेंज इन लेंथ है ना, हाँ 10⁻³ कैसा कैसे, सॉरी मेरा ध्यान कहीं अलग जगह पे था। डेल एल मैक्स की वैल्यू आई, और अभी हमको क्या निकालना है, स्ट्रेन एनर्जी। क्या फॉर्मूला है स्ट्रेन एनर्जी का, सिग्मा मैक्स स्क्वायर जो आया यहां से, जो वही अपॉन 2E इंटू वॉल्यूम, 2 इंटू मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है, यही दी थी। वॉल्यूम मतलब क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ। लेंथ कितनी दी है, हाँ 500, तो ये आपको आया 500 ओनली। हाँ 499.95 न्यूटन mm। कितने का है बरोबर है। ओ कैलसी, करेक्ट, ठीक है। तो ये आपका थर्ड न्यूमेरिकल हुआ। नेक्स्ट न्यूमेरिकल लीजिए अभी, a steel rod of 40 mm in a diameter, steel rod of 40 mm in a diameter and 2.5 meter in a length। डायमीटर कितना दिया है 40 mm, लेंथ दिया है 2.5 मीटर मतलब 2500 mm। फाइंड मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस स्ट्रेस, सिग्मा मैक्स निकालना है। When load is applied is 80 kilonewton, मतलब 80 into 10⁻³ take modulus of elasticity is 105
गीगा पास्कल, मतलब 105 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर when load is gradually applied and second suddenly applied. ओके, आज कामोली बाई आ रही है. तो ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने समय आपको क्या करना है, बस चल व्हेन लोड इज ग्रेजुअली अप्लाइड के लिए सिग्मा मैक्स का फॉर्मूला क्या है? सिग्मा मैक्स का फॉर्मूला क्या है? P/A. लोड दिया है 80 इंटू 10⁻³ एरिया आएगा π/4 इंटू 40 स्क्वायर. जब किसके लिए? ये ग्रेजुअली के लिए. सिंपल है. और मैक्सिमम सडनली के लिए क्या आता है? 2P/A, मतलब 2 टाइम्स ऑफ 80. जो भी आपका ग्रेजुअली का आंसर आएगा उसको ट्वाइस कर दीजिए बस. मतलब आप P/A 2 इंटू ये जो आंसर आएगा, ठीक है, खत्म. सिग्मा मैक्स 63.66. ऊपर सडन ग्रेजुअली के लिए 63.66 आया. 2 टाइम्स ऑफ 63.66 करोगे तो आपको सडनली के लिए मिल जाएगा. ये आया 127.32 न्यूटन पर mm स्क्वायर. अभी दिस वीडियो ऑलरेडी बन चुकी है 42 मिनट की. तो अभी हम लोग और एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे एंड देन इम्पैक्ट लोड के न्यूमेरिकल नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है, ताकि देखने वाले को भी बोर ना हो. इसी में है वो न्यूमेरिकल, वही न्यूमेरिकल, सब डायमेंशन सब सेम है. बस न्यूमेरिकल क्या है आगे इसी में? also find instantaneous elongation and strain energy stored. अब इसमें इंस्टेंटेनियस इलोंगेशन निकालिए. तो इंस्टेंटेनियस इलोंगेशन इस केस के लिए आप क्या यूज करोगे? सिग्मा L/E, राइट. सिग्मा आप ये यूज करोगे 63.66 डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इनटू लेंथ. लेंथ कितनी दी है? 2500. इंस्टेंटेनियस इलोंगेशन का मतलब वो ये ग्रेजुअली लोड जब अप्लाई करता हूं तब वो जगह पे ये स्ट्रेस की वजह से कितना इलोंगेशन हो रहा है, तो स्ट्रेस ये यूज करूंगा 63.66 न्यूटन पर मिलीमीटर का. और जब सडनली लोड अप्लाइड कर रहा हूं तो यहाँ पर इंस्टेंटेनियस इलोंगेशन जो है डेल एल मैक्स, वो तभी मैं सिग्मा मैक्स इनटू L/E ये फॉर्मूला यूज करूंगा. तभी मैं ये स्ट्रेस को यूज करूंगा 127.32 इनटू लेंथ दी है हमको जो 2500 डिवाइडेड बाय 105 इनटू 10⁻³ राइट है. जब मैं इसके लिए स्ट्रेन एनर्जी निकालूंगा तो फॉर्मूला क्या होगा? सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2E इनटू वॉल्यूम. निकालना है अवधूत आपको. सिग्मा स्क्वायर ये यूज करोगे और बाकी आपको पता है. और जब इसके लिए स्ट्रेन एनर्जी निकालूंगा तो सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2E इनटू वॉल्यूम करके तब मैं ये स्ट्रेस यूज करूंगा, ये वाला स्ट्रेस यूज करूंगा यहाँ पे. बाकी सब सेम है. ओके, कैलकुलेट करिए.
3.031 डिस्टेंस डेल एल चेंज इन मैक्स लेंथ यहाँ पे नहीं सर नीचे हाँ 3.031 mm और यहाँ पर कितना आ रहा है डेल एल फॉर ग्रेजुअली अप्लाइड लोड के लिए वन पॉइंट फाइव वन 1.51 mm आ रहा है अब इसके लिए स्ट्रेन एनर्जी निकालोगे इसके लिए स्ट्रेन एनर्जी निकालोगे ग्रेजुअली के लिए स्ट्रेन एनर्जी अलग आएगी और सडनली अप्लाइड लोड के लिए स्ट्रेन एनर्जी अलग आएगी बस आपको वैल्यूज पुट करना है और इसको कैलकुलेट करना है सिग्मा स्क्वायर 2e सिग्मा स्क्वायर अभी मैं सडनली के लिए लिखता हूँ सिग्मा स्क्वायर यहाँ पर आएगा 127 पॉइंट जो ये सिग्मा आया था 32 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी आएगी 105 इंटू 10 टू द पावर 3 और वॉल्यूम जो आएगा एरिया इंटू लेंथ एरिया आया था मुझे कुछ एरिया आएगा आपको एरिया कितना 1256.63 इसका आंसर एरिया 12 एरिया आया था 125.63 और लेंथ की वैल्यू 1256 सर 1256.63 आया था एरिया 1256.63 इनटू लेंथ थी 2500 तब आपको स्ट्रेन एनर्जी मिलेगी किसके लिए सडनली अप्लाइड लोड के लिए मिलेगी अभी यहाँ पर सडनली अप्लाइड लोड के लिए सडनली अप्लाइड का स्ट्रेस यूज करूंगा और ग्रेजुअली अप्लाइड लोड के लिए यहाँ पर ग्रेजुअली अप्लाइड का स्ट्रेस यूज करूंगा और आपका ये न्यूमेरिकल और ये लेक्चर अभी फॉर 50 मिनट्स का तक का लेक्चर आपका यहाँ पर और हो जाएगा जिसमें हम लोग ने सडनली अप्लाइड और ग्रेजुअली अप्लाइड लोड के न्यूमेरिकल्स को कंडक्ट किया है इसके अलावा इसमें कुछ ज़्यादा आता नहीं है इससे बेसिक से न्यूमेरिकल आते हैं बस His answer sir 242.5 into 10 raised to 3 न्यूटन mm और इसका आंसर क्या आएगा ग्रेजुअली के लिए तिथे सिग्मा म्हणता 63.66 एरिया सेम एरिया सेम लेंथ सेम बस यहाँ पर सिग्मा जो आप जो पुट कर रहे हो यहाँ पे जो ये पुट किया है यहाँ पे सिग्मा आपको यहाँ पर ये पुट करना है ग्रेजुअली अप्लाइड लोड के लिए जो सिग्मा आया था वो पुट करना 952.34 952.34 न्यूटन mm ओके अभी इसके आगे आपको एक और पूछा जा सकता है जो पूछा नहीं है मॉड्यूलस ऑफ रेजोनेंस निकालिए इसका बेसिक फॉर्मूला है जो आपको स्ट्रेन एनर्जी आया डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इस केस के लिए मॉड्यूलस ऑफ रेजोनेंस आएगा इस ग्रेजुअली अप्लाइड लोड के लिए 952.34 इंटू 10⁻³ नहीं था क्या वहाँ पे नहीं इम्पॉसिबल नहीं रहेगा ही रहेगा 63.66 स्क्वायर किया था
62.66 स्क्वायर, सिग्मा स्क्वायर नहीं किया, बेसिक मिस्टेक। $60.62 into 10⁻³ न्यूटन एम। तो मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस अगर पूछे जाएगा तो ये केस में आप क्या लिखोगे, U जो आया रहेगा आपको 60.62 इंटू 10⁻³ और वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एरिया इंटू लेंथ। तो यहाँ पर नीचे डिवाइड कर दोगे बस, समझ में आ रहा है। और इस केस में भी मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस अगर आपको पूछा रहेगा तो यहाँ पर की आपको जो स्ट्रेन एनर्जी आई थी 242.5 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय वॉल्यूम करोगे, है कि नहीं। दोनों केस के लिए मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस भी आप क्या कर सकते हो, यहाँ से निकाल सकते हो। 120.63 और यहाँ पर आता है 120.63। मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस का यूनिट होता है न्यूटन पर mm स्क्वायर। और नीचे वाली केस में मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस आता है कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग। 4.05 into 10⁻⁵ नहीं, गलत 10⁻⁻⁵ कैलकुलेशन मिस्टेक। ये वाला 242.5 इंटू 10⁻³ वॉल्यूम। So we are doing 0.077 0.0। वॉल्यूम क्या आता है अवधूत, वॉल्यूम एरिया इंटू लेंथ इंटू लेंथ 1256.63 इंटू 2500, ठीक है। 242.5 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय आंसर। हाँ 0.077 करेक्ट। ये इतना ज्यादा आ रहा है, ये इतना कम आ रहा है न्यूटन पर mm स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर न्यूमरेटर छोटा है। इकडे से चेक कर 60.62 इंटू 10⁻³ divided by 2500 into 1256.63। ये भी गलत बताया था, ये आता है 0.019। कैलकुलेट करिए, मॉडुलस ऑफ 0.019, ठीक है। तो ऐसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस, ठीक है। मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस क्या होता है, स्ट्रेन एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। स्ट्रेन एनर्जी होती है जिसको हम लोग प्रूफ रेजिलेंस या फिर सिंपल रेजिलेंस भी बोलते हैं। डेल एल मैक्स कंसेप्ट समझ लीजिए। डेल एल मैक्स में चेंज इन लेंथ में अगर आपको निकालना रहेगा सडनली के लिए तो सडनली का स्ट्रेस यूज करना पड़ेगा, और अगर ग्रेजुअली के लिए निकालोगे तो ग्रेजुअली का स्ट्रेस यूज करना पड़ेगा। दैट्स इट। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पर हम लोग इम्पैक्ट लोड के ऊपर के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जो हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा, जो थोड़ा बहुत डिफिकल्ट है बिकॉज उसमें कैलकुलेशन पार्ट ज़्यादा है। तब तक के लिए स्टडी हार्ड गाइस, थैंक यू सो मच।